गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में आपने रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब इसमें हम देखिए रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात सबसे पहले करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन, आप ये कह रहे हैं दिस रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ respiratory substrate. This is the oxidation of respiratory substrate. ये respiratory substrate के oxidation का process है। यहाँ जो respiratory substrate हैं वो आप ये कह सकते हैं organic matter, जो food material हम intake करते हैं, organic matter या फूड मटेरियल इंटेक स्टूडेंट्स हम जो करते हैं, ये फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है और इसके ऑक्सीडेशन से एनर्जी गेन की जाती है, ठीक है। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है। तो देखिए रेस्पिरेशन के टाइप्स की बात हम कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स, इसमें आप देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सबसे पहले रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पर स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पे अगर आप बात करें तो देखिए यहां आप ये कहेंगे फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और फ्लोटिंग के साथ साथ सेकंड वन आप कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है, इसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये स्टूडेंट्स होंगे ग्लूकोज एंड फैट सब्सटेंसेज। ग्लूकोज और फैट सब्सटेंसेज जो हैं वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंगे। और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन अगर आप डिस्कस करें तो यहां आप कह पाएंगे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, the respiratory substrate will be the proteins। यहां प्रोटीन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंगे। इसका मतलब प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन या डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा। यहां रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है उसमें ग्लूकोज और फैट सब्सटेंसेज जो है उनका स्टूडेंट्स डिग्रेडेशन होगा। क्लियर? ये देखिए जो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है ये ऑर्डिनरी कंडीशंस में, ऑर्डिनरी कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस हम लिख सकते हैं। इन नॉर्मल कंडीशंस, इन नॉर्मल कंडीशंस ये होगा। ये आप कह सकते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस, इन एक्सट्रीम कंडीशंस ये होगा, ठीक है। जैसे डिजीज्ड कंडीशन हुए, स्टारवेशन वाली कंडीशंस हुई, इनमें आप ये कह सकते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन ऑक्सीडाइज होगा। फिर देखिए जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन है, मेटाबॉलिक regulation comes from floating respiration। जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन है वो स्टूडेंट्स फ्लोटिंग रेस्पिरेशन से ही आता है, ठीक है। दिस मेटाबॉलिक रेगुलेशन कम्स फ्रॉम द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। लेकिन
ये अगर आप देखेंगे तो ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन के बजाय सेल को डेथ की तरफ लीड करवा देगा, लीड्स प्रोटोप्लाज्मिक डेथ, प्रोटोप्लाज्मिक डेथ। अब ये प्रोटोप्लाज्मिक डेथ को क्यों लीड करवा देता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। तो आप ये देखिए, आपने कहा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट प्रोटीन्स है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटीन्स। एंड देयर इज द डिग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन, डिग्रेडेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। जो स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन है, जो स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, उन स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन के लिए, उन स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के आप ये कह सकते हैं डिग्रेडेशन के कारण सेल में प्रोटोप्लाज्मिक डेथ लीड करवा दी जाएगी। दिस प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन लीड्स द प्रोटोप्लाज्मिक डेथ। क्योंकि सबसे पहले आप ये कह सकते हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन्स यहां डिग्रेड होना शुरू होंगे, फिर स्ट्रक्चरल प्रोटीन। अब किसी भी सेल में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन सब आपने पढ़े हैं, किसी भी सेल में आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो सब प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग होते हैं, प्रोटीन के थ्रू बने होते हैं। तो प्रोटीन्स का जब स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप ये कह पाएंगे, यहां इस कंडीशन में सेल प्रोटोप्लाज्मिक डेथ की तरफ लीड कर जाएगी। जबकि ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। जो मेटाबॉलिक रेगुलेशन है वो स्टूडेंट्स इससे आता है, जिसको आप कह रहे हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो देखिए, यहां से आपको एक बात और क्लियर होनी चाहिए। जो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उसमें ग्लूकोज इनिशियल ऑक्सीडेशन में जाता है, फैट उसके बाद ऑक्सीडाइज होता है। इनिशियल ऑक्सीडेशन किसका होता है? ग्लूकोज का। तो आप यही मेंशन कर सकते हैं मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो स्टूडेंट्स क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स आपने डिस्कस किया, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स देयर इज अ टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज नॉन एज द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड आल्सो नॉन एज द प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब देखिए, इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स के ऑक्सीडेशन का एक सीक्वेंस हम देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन का सीक्वेंस अगर आप देखें तो इनिशियल ऑक्सीडेशन में ग्लूकोज स्टूडेंट्स जाता है। तो आप फर्स्ट कहें ए में लिख रहा हूं ग्लूकोज, सिंपल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट से, हेक्सोज शुगर है ये, और इस हेक्सोज शुगर का ऑक्सीडेशन जो है वो आप कहेंगे एज ए कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात यहां है कि जो ग्लूकोज है पर ग्राम प्रोवाइड 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक है। ये स्टूडेंट्स ग्लूकोज का स्टेटस हुआ जिसमें आपने कहा पर ग्राम जो है वो 5 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और आप ये कह सकते हैं परफॉर्म बॉडी बिल्डिंग एंड मेटाबॉलिक रेगुलेशन। मेटाबॉलिक रेगुलेशन इन ऑर्डिनरी कंडीशंस। ठीक है। ग्लूकोज के बाद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देखिए,
फैट्स। ये फैट्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आप ये कह सकते हैं प्रेफर्ड आफ्टर ग्लूकोज, प्रेफर्ड आफ्टर ग्लूकोज। इसका मतलब इनिशियल ऑक्सीडेशन में ये नहीं जाते। तो ये जो ग्लूकोज है, हेक्सोज शुगर है, ये इनिशियल ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स जाता है, इनिशियल ऑक्सीडेशन। फिर कह रहा है प्रेफर्ड आफ्टर द ग्लूकोज, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। इधर अगर आप देखें जो सिंपल शुगर है, हेक्सोज शुगर है, ये आप जानते हैं C6H12O6 होता है, ठीक है। तो देखिए आप ये कह रहे हैं कि जो फैट है वो ग्लूकोज के बाद रेफर किया जाता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स ये है। और यहां से अगर आप देखें तो पर ग्राम 9.5 किलो कैलोरी एनर्जी स्टूडेंट्स मिलती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है 9.5 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, उसके बावजूद भी इसका जो ऑक्सीडेशन है वो प्रेफरेंटली नहीं करवाया जाता। प्रेफरेंटली ऑक्सीडेशन किसका करवाया जाता है? ग्लूकोज का, जो ऑलमोस्ट इससे हाफ एनर्जी ही प्रोवाइड करता है। प्रोटीन की तो हमें बात करनी नहीं चाहिए यहाँ, क्योंकि प्रोटीन आप ये कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन को इंडिकेट करता है, और प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन होने का मतलब जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन शुरू हो गया है। और स्ट्रक्चरल और एंजाइमेटिक प्रोटीन्स के डिग्रेडेशन का मतलब यहां एग्जैक्टली सेल प्रोटोप्लाज्मिक डेथ की तरफ लीड कर जाएगा, ठीक है। तो मैं ये यहां जो कंपेयर कर रहा हूं ग्लूकोज और फैट्स में, इनमें आप ये देखिए ग्लूकोज जो है उसके ऑक्सीडेशन से आपने कहा 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है पर ग्राम, और इसकी सैंपलिंग आपने की ग्राम, आपने कहा 9.5 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाती है। लेकिन उसके बाद भी biological system do not favor the initial oxidation of glucose, fat. Biological system do not favor the initial oxidation of fat than the glucose. ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हुआ, इसका आंसर आपको इसी में मैंने मेंशन करके दिया है। थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। आप स्टेटमेंट लिख लें, बायोलॉजिकल सिस्टम डू नॉट फेवर द इनिशियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। Biological system do not favor the initial oxidation of fat. Biological system फैट के इनिशियल ऑक्सीडेशन को फेवर नहीं करता है। क्यों नहीं फेवर करता है? देखिए, अगर आप फैट का ऑक्सीडेशन इनिशियली करवाने लगे तो फैट के इनिशियल ऑक्सीडेशन के लिए आपको हाई इनपुट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज फैट सब्सटेंसेज आर द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप लिखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम डू नॉट फेवर द इनिशियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स या इनिशियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट सब्सटेंसेज। अब इनिशियल ऑक्सीडेशन फैट सब्सटेंसेज का बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो फेवर नहीं करता है, ठीक। तो बायोलॉजिकल सिस्टम इनिशियल ऑक्सीडेशन फैट सब्सटेंसेज का फेवर नहीं करता। क्यों नहीं करता? फर्स्ट आप देखें, फैट्स आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, ठीक है। फैट्स आर द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स, और ऐसा होने से आप ये कहेंगे रिक्वायर हाई इनपुट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन का हाई इनपुट ये रिक्वायर करेंगे। सो यहां क्या किया गया? टू prevent oxygen deficit, to prevent oxygen deficit
to prevent oxygen deficit, the biological system do not favor the initial oxidation of fat. क्योंकि आपने ये देखा होगा जैसे टायर्डनेस आ जाती है, आपको थकान होती है, आप कंफर्ट फील नहीं करते, सडन ऐसा होता है कई बार, तो आपको इंस्टेंटली ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, अब ग्लूकोज इंस्टेंटली आपको दिया जाता है तो एक तो आप ये कह सकते हैं सेल में उसकी जो एंट्री है वो इजीली हो जाती है, उसका एब्जॉर्प्शन इजीली हो जाता है, और सेल में एब्जॉर्ब होते ही ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ग्लूकोज जो है वो ग्लूट ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया था, इस पे फॉस्फेट जैसे ही लगा ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये चार्ज है और आपको ये पता है कि जो चार्ज आयन है या चार्ज जो सब्सटेंसेज हैं वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के लिए कोई ट्रांसपोर्टर नहीं अवेलेबल है। तो ट्रांसपोर्टर की अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण ये लॉन्ग टाइम तक इस सेल के एनर्जी स्टेटस को मेंटेन कर सकता है, मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन में जाएगा ही जाएगा। तो ग्लूकोज एंटर होता रहेगा और इंस्टेंटली ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता रहेगा। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऐसा होता है, और जैसे जैसे ये कन्वर्ट होता रहेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में या इंस्टेंट कन्वर्जन आता रहेगा, वैसे वैसे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी। अब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी अगर बनी रहेगी तो आप ये कहिए जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी बनी रहेगी तो आप ये कहिए सेल का एनर्जी स्टेटस मेंटेन रहेगा। तो अब यहां से देखो, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है? तो आप ये कहें कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा, तुरंत शक्तिदायक, कोई नहीं ऐसा ग्लूकोन डी जैसा। तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होगा, बिकॉज सेल में एंटर करते ही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये सेल से अब बाहर नहीं आ सकता बीइंग चार्ज। तो ये आप ये कहिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कंटिन्यूसली सेल को अवेलेबल होता है और सेल फर्दर अपना ऑक्सीडेशन प्रोसेस कंटिन्यू करती है जिससे आती है। तो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर तो कौन हुआ? ग्लूकोज। और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो किससे मिलती है? फैट सब्सटेंसेज से, जिसमें 9.5 किलो कैलोरी एनर्जी की बात आप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी फैट सब्सटेंसेज जो हैं दे आर नॉट प्रेफर्ड, उनकी प्रेफरेंस नहीं है, उनको प्रेफर नहीं किया जाता इनिशियल ऑक्सीडेशन के लिए। क्यों नहीं उनको स्टूडेंट्स प्रेफर किया जाता? तो आपके पास इस बात का आंसर है कि उनका इनिशियल ऑक्सीडेशन इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता क्योंकि सिस्टम में ऑक्सीजन डेफिसिट कंडीशन आ सकती है, बिकॉज दे आर द लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन्स एंड दे रिक्वायर द मैक्सिमम इनपुट और हाई इनपुट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए प्रोटीन्स पे बात करते हैं। सी, थर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में लिख रहा हूं प्रोटीन। देखो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में ही आप जानते हैं ऑक्सीडेशन में जाते हैं। ऑक्सीडाइज इन एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में ही ऑक्सीडाइज होते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात देखिए, पर ग्राम अगर देखा जाए तो 5.5 और 5.4 ये वेरिएबल मिल सकता है स्टूडेंट्स, डेटा आपको किलो कैलोरी एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेबल ऑक्सीडेशन जो है वो बायोलॉजिकल सिस्टम करवाता है ग्लूकोज का। आपने ये क्लियर कर लिया है। दिस ग्लूकोज इज द इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर। It absorbs easily in cells. Just after absorption, it converts into the glucose 6 phosphate that maintain the energy status of cell continuously. C6H12O6. ठीक है, तो इसके इनिशियल ऑक्सीडेशन के लिए इंस्टेंटली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये देखिए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के बेसिस पर आपने रेस्पिरेशन को डिस्कस किया। दो टाइप हम यहाँ पढ़ चुके हैं। Two types of the respiration, that is the floating respiration and protoplasmic respiration. अब देखिए on the basis of the involvement of oxygen हम aerobic और anaerobic respiration यहाँ डिस्कस करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन।
और इसमें आपने अब तक डिस्कस कर लिया है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन आपने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोटिंग रेस्पिरेशन एंड प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन आपने डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब यहां जो मैं रेस्पिरेशन टाइप डिस्कस कर रहा हूं, ये अगला आप कहेंगे on the basis of dependency, on the basis of dependency on O2, ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी जो है उसके बेसिस पर, या फिर हम इसको ही कह सकते हैं कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट्स, कंप्लीट और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के बिहाफ पर आप रेस्पिरेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहां आपके पास एक टाइप होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? ए इसको मैं लिख देता हूं और बी हम मेंशन कर लेते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इनके जो डिफरेंसेस हैं उनको यहां देखिए, मैं लिस्टिंग उनकी कर रहा हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज द O2 डिपेंडेंट। O2 डिपेंडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह सकते हैं। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में आप कहेंगे ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी इसकी नहीं होती, O2 इंडिपेंडेंट। दिस इज द O2 इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी प्रोसेस। फिर उसके बाद देखिए ऑक्सीजन का रोल क्या है, तो आप कहेंगे O2 serve as the final electron acceptor, final electron acceptor। ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करती है, या फिर आप कह सकते हैं द O2 इज द टर्मिनल ऑक्सीडेंट। टर्मिनल ऑक्सीडेंट, ये ETS में टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह स्टूडेंट्स एक्ट करती है। क्लियर? लेकिन यहां अनएरोबिक रेस्पिरेशन में अगर आप देखें तो यहां फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, क्योंकि एग्जैक्टली एनर्जी तो इससे भी बनती है, सो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहां भी प्रेजेंट होगा। तो आप ये कह सकते हैं द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड will be the final electron acceptor, final electron acceptor। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के फॉर्म में स्टूडेंट्स प्रेजेंट होगा। और देखो इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ फर्मेंटेशन से, ठीक है? यहां एक बार हम मेंशन करके छोड़ देते हैं फर्मेंटेशन। एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है फर्मेंटेशन से रिलेटेड, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या होगा। तो देखिए जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस आपको क्लियर कर देगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनारोबिक रेस्पिरेशन में किस तरीके से ऑर्गेनिक, किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इधर एरोबिक में आप लिख सकते हैं इट इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सॉरी यार, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का, ठीक है? और इधर अगर आप देखेंगे तो ये आप कहेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट
ऑक्सीडेशन of respiratory substrate. Incomplete oxidation of the respiratory substrate, जो respiratory substrate है उसका incomplete oxidation होगा. क्लियर? ये थर्ड डिफरेंस हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं. उसके बाद देखिए इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग एंड प्रोडक्ट्स अगर आप डिस्कस करें तो जो एरोबिक कंडीशन है उसमें स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्ट अगर आप देखें तो आप कहेंगे CO2 H2O एंड एनर्जी. क्लियर? एंड प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे CO2 H2O एंड एनर्जी. और अनएरोबिक में जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ये एंड प्रोडक्ट्स में स्टूडेंट्स जैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस में लिखूं तो वहां आप कहेंगे CO2 एथेनॉल एंड लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी. डेफिनेटली एनर्जी बनती है लेकिन आप ये कह सकते हैं उसके कंपैरेटिवली बहुत कम अमाउंट एनर्जी का यहाँ जनरेट होता है. जैसे यहाँ एरोबिक में आप कहते हैं 36 और 38 ATP. मैं डायरेक्ट यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको. ये देखिए 36 और 38 जो है ये सटल सिस्टम पे डिपेंड करते हैं. इनकी डिपेंडेंसी सटल सिस्टम पर है. और इधर अगर आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं 2 ATP ओनली. तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं. इट इज द 19 टाइम्स मोर एफिशिएंट. 19 टाइम्स मोर एफिशिएंट. स्टूडेंट्स 19 टाइम्स मोर एफिशिएंट ये एक्टिविटी होती है. ठीक है, ये मोर एफिशिएंट एक्टिविटी होगी, जबकि ऑब्वियस है ये 19 टाइम लेस एफिशिएंट एक्टिविटी होगी. साइट को डिस्कस कर लेते हैं. आप अगर एरोबिक रेस्पिरेशन डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये जानते हैं साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होगा और साइटोप्लाज्म के बाद माइटोकॉन्ड्रिया. ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी एक्टिविटी होगी. प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो सारी एक्टिविटी साइटोसोल में ही होती हैं. और इधर आप कहेंगे साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, जो कॉमन रिएक्शन और कॉमन एक्टिविटी है. ठीक है, साइटोप्लाज्म या इसको स्टूडेंट्स साइटोसोल भी आप लिख सकते हैं. एनसीईआरटी ने ग्लाइकोलाइसिस के लिए साइटोसोलिक एक्टिविटी लिखा है तो साइटोसोल आप मेंशन कर लें. ये तो देखो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा. प्रोकैरियोट्स में अगर आप बात करें तो प्रोकैरियोट्स में आप कहेंगे जो साइट है वो होगा साइटोसोल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्योंकि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है यूकैरियोट्स के बजाय प्रोकैरियोट्स में तो वहां ईटीएस परफॉर्म करवाया जाएगा और वो ईटीएस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर परफॉर्म होगा, जबकि स्टूडेंट्स यूकैरियोट्स में यही ईटीएस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर परफॉर्म करवाया जाता है. तो इस तरीके से ये आपके पास एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसका एक कंप्लीट डिटेल था. ठीक है, एनर्जी स्टेटस को अगर आप वैसे भी मेजर करें तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी हम यहाँ मेंशन करते हैं. अभी इक्वेशन में लिख दूंगा, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप जज कर लेंगे. तो देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिपेंडेंसी डिस्कस किया, जिसमें आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन दो टाइप थे. एरोबिक, ये आप कहेंगे अनएरोबिक. O2 पर इसकी डिपेंडेंसी है. ये सर्व करता है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह ऑक्सीजन यहाँ. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और ये आप ध्यान रखें, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा. कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा. एंड प्रोडक्ट में आप देख रहे हैं CO2 H2O. ये जो H2O और मेटाबॉलिक वाटर है इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर में आपसे बात कर चुका हूं. ठीक है,
एनर्जी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा 36 से 38 और यहाँ 2 ATP ओनली, सो इट इज द 19 टाइम्स मोर एफिशिएंट। उसके बाद आपने साइट डिस्कस किया, तो देखिए यूकैरियोट्स के केस में तो हम कह पाएंगे साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स के केस में साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और एनारोबिक में डेफिनेटली आप साइटोप्लाज्म या फिर साइटोसोल ही कह पाएंगे। तो ये देखिए एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है स्टूडेंट्स, उसकी एक डिटेल आपके पास है। क्लियर? अब देखिए फर्दर मैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पे आ रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हम शुरू कर रहे हैं, तो उसमें आपको पहले कंप्लीट ऑक्सीडेशन डिस्कस करना है, उसके बाद हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, अनएरोबिक ऑक्सीडेशन का फर्मेंटेशन पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसे परफॉर्म करवाया जाता है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कैसे परफॉर्म करवाया जा रहा है, जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का है उसको कैसे परफॉर्म करवाया जा रहा है, ये आपको देखना है। तो आप अगला टाइटल मेंशन कर लें, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में मैं एरोबिक पाथवे ही स्टूडेंट्स लूंगा। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। ये जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस और रेस्पिरेशन का जो मैकेनिज्म है, देखिए मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था एक सेल के साथ, फिर एक एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं। द मोस्ट कॉमन respiratory substrate is the glucose. Most common respiratory substrate is glucose. ग्लूकोज ग्लूट ट्रांसपोर्टर की हेल्प से सेल में एंटर करता है। क्लियर? ये यूकैरियोटिक सेल है और ये इसका स्टूडेंट्स सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन पर आपको पता है प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स की प्रेजेंस होती है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इसका जो कन्वर्जन है वो सेल के एनर्जी स्टेटस को मेंटेन रखता है, क्योंकि चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस जो हैं दे कैन नॉट मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बिकॉज इसको ट्रांसपोर्टर की अवेलेबिलिटी नहीं रहती, इसलिए अब ये सेल के एनर्जी स्टेटस को डेफिनेटली मेंटेन करेगा। ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहां बना। अब फर्दर एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ये एंटर करता है, तो आप ये कहेंगे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP या ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये जो है वो ट्रायोड शुगर बन जाता है। ट्रायोड शुगर यहां बनता है। ये जो ग्लूकोज था ये हेक्सोज शुगर था, तो हेक्सोज शुगर से ट्रायोज बना और फाइनली ये जो है वो लास्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बनाता है पायरुवेट। क्लियर? ये स्टूडेंट्स लास्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में पायरुवेट बना देता है। अब इस पायरुवेट की एंट्री हमें माइटोकॉन्ड्रिया में करवानी है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए ये जो पायरुवेट है ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और यहां जो रिएक्शन होगी, लिंक रिएक्शन इसको आप कह देंगे या इसको गेटवे पाथवे कहेंगे। यहां से स्टूडेंट्स एसिटाइल को एंजाइम के थ्रू, एसिटाइल को एंजाइम में लिख रहा हूं, उसके थ्रू क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगी। उसके थ्रू आप कहेंगे क्रेब्स साइकिल शुरू हो जाएगी और जो क्रेब साइकिल है इसके शुरू होने से आप ये कहेंगे क्रेब साइकिल के थ्रू NADH एंड FADH इंटरमीडिएट्स बनेंगे। ये NADH और FADH स्टूडेंट्स ETS के थ्रू ऑक्सीडाइज होते हैं और फाइनली क्या जनरेट कर देते हैं,
एटीपी। तो देखिए इस मैकेनिज्म में सबसे पहले आपके पास हेक्सोज सुगर ग्लूकोज था, मैं कह सकता हूं 6 कार्बन कंपाउंड 1 मॉलिक्यूल, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। ये पहली एक्टिविटी है ग्लाइकोलाइसिस की, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ऐसा होता है। और ये स्टूडेंट्स एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया लास्ट ईयर 2019 में, क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर स्टेप से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आए। फिर आप कह रहे हैं ट्रायोज सुगर बन गया, तो हेक्सोज से ट्रायोज का कन्वर्जन होगा तो ऑब्वियस है 3 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। या ऊपर आपके पास ओनली 1 कार्बन कंपाउंड 1 मॉलिक्यूल था 6 कार्बन कंपाउंड, तो फाइनली ये पाइरुवेट बनता है। ये होता है 3C2M, 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स इसके बनते हैं। तो ये जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस ये परफॉर्म करता है, और जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन है स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, और एसिटाइल कोएंजाइम जो लिंक रिएक्शन से बन रहा है, इस एसिटाइल कोएंजाइम की एंट्री होती है क्रेब साइकिल में। ये क्रेब साइकिल मेजर पाथवे है, और क्रेब साइकिल के बाद आप कहेंगे ETS जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर लोकेट करता है, वहां से क्रेब साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं वो ऑक्सीडाइज होकर ATP देते हैं। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन का जो पाथवे है, पाथवे ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स अगर आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड आप कहेंगे लिंक रिएक्शन। देखिए एनसीईआरटी ने इसको अलग से मेंशन नहीं किया है लिंक रिएक्शन को, उसी क्रेब साइकिल के साथ आपको वो बता रहा है। फिर स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं क्रेब्स साइकिल प्रपोज्ड बाय हेंस क्रेब, ये मेजर पाथवे होता है, मैक्सिमम एनर्जी इंटरमीडिएट्स यहीं से बनते हैं। और उसके बाद आप कह सकते हैं ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये होगा इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो एक तरीके से ये एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर ETS परफॉर्म करवाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर जो ETS परफॉर्म करवाया गया, ये क्या जनरेट कर देता है? ATP। क्लियर? अब देखिए एक और काम की बात यहीं से आप डिस्कस कर लीजिए। आप कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस हुआ, ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद में लिंक रिएक्शन, इसको मैं लिख दूं ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप आपने कहा लिंक रिएक्शन करवा लिया गया, ये सेकंड स्टेप कह दीजिए। क्रेब साइकिल थर्ड स्टेप आप कह दीजिए, और ETS स्टूडेंट्स फोर्थ स्टेप आप कह दीजिए। तो ये जो पाथवे है इसको आप कंप्लीट ऑक्सीडेशन या एरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे कहेंगे। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन के पाथवे का होना पाइरुवेट की माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री पर डिपेंड करता है। अगर ये पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर ना करे तो आप ये कह सकते हैं ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो पाथवे है इसमें इस पाइरुवेट का फर्दर कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसके लिए आप फर्मेंटेशन का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। सो अल्टीमेटली the respiratory substrate will completely oxidize or not. It exactly depends on the future of pyruvate. That depends on the fate of pyruvate. जो pyruvate बना है उस pyruvate का exactly क्या होना है, इस पर आप ये कह सकते हैं ये पूरा process students depend करता है। Clear? The complete dependency of the process occurs on the fate of pyruvate. तो ये mechanism of respiration आपके पास है। Clear? अब देखिए थोड़ा और इसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, सो स्टूडेंट्स मैकेनिज्म में जाने से पहले अब देखिए, आपने एरोबिक रेस्पिरेशन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन को डिस्कस किया, या आप कह रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है तो देखिए इसके ओवरऑल रिएक्शन पे आइए। सबसे पहले आप कह रहे हैं C6H12O6 ये ग्लूकोज है,
जो ग्लूकोज है वो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, और आप ये जानते हैं ग्लूकोज इस ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेस के थ्रू, जो कि साइटोप्लाज्म में परफॉर्म करवाया जाता है, उसके थ्रू ऑक्सीडाइज होना शुरू होता है। इसके साथ ऑक्सीजन, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो आप देखेंगे 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस एनर्जी, और एनर्जी आप जानते हैं एटीपी के फॉर्म में बनती है। साथ में यहां हीट भी रिलीज होता है। मैंने आपको बताया था कि देखिए रेस्पिरेशन जो है वो मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस है। सिंगल स्टेप में वो क्यों नहीं हुआ, जबकि एटीपी का फॉर्मेशन तो सिंगल स्टेप में भी करवाया जा सकता था। तो आपने कहा वहां थर्मो रेगुलेशन मेंटेन रहे सिंगल स्टेप में, या कुछ एक स्टेप्स में अगर फ्यूअर स्टेप्स में एनर्जी रिलीज होती तो वहां सेल का टेम्परेचर बढ़ने की पॉसिबिलिटी भी थी। बायोलॉजिकल सिस्टम की एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए इसको एक इलैबोरेटिव मैकेनिज्म में रखा गया, मल्टी स्टेप्ड प्रोसेस के फॉर्म में आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको मेंशन किया गया। तो यहां ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन एनर्जी जो देता है वो एटीपी के फॉर्म में, और साथ में स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं हीट फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इसीलिए जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज को आप क्या कहेंगे, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस, oxidation of glucose is exactly the exergonic process। ठीक है, क्लियर है? एक्सर्गोनिक प्रोसेस ये हो गया। क्यों हुआ? आपने कहा हीट वहां रिलीज होता है। एनर्जी की जहां तक बात की जाए, ये देखो इसके लिए लिखी जाती है 686 किलो कैलोरी, 686 किलो कैलोरी एनर्जी स्टूडेंट्स ये रिलीज करता है। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली जब ऑक्सीडाइज होगा, सॉरी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज होने पर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन मैंने पहले लिख दिया ऊपर, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होने पर ये एनर्जी स्टेटस जो है वो प्रोवाइड करता है। अब देखो एनसीईआरटी के कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ रेफरेंसेज आपको दे रखे हैं, कल भी मैंने आपसे बात की थी। इंट्रोडक्शन हम करीब करीब डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूं शुरू से ही, जिसमें आप चैप्टर 14 जो रेस्पिरेशन दे रखा है उसके इंट्रोडक्शन वाले लास्ट पैरा पे आप आ जाएं। All the energy required for life processes is obtained by the oxidation of some macromolecules that we call food। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स स्टूडेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स। क्लियर? इसके बाद वो कह रहा है only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis। They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of the carbohydrate। ठीक है, यहां एक पॉइंट डिस्कस करने वाला है। वो कह रहा है ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया। देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया जो हैं दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ये हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हुए ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करते हुए ये सब ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करते हैं। एनसीईआरटी यहां मेंशन कर रही है ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, लेकिन आप ध्यान रखें यहां सिर्फ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया गया है, उसमें भी ऑक्सीजन इवॉल्विंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को। क्या इनके अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर नहीं कर सकती? डेफिनेटली कर सकती हैं। आपको क्लियर होना चाहिए जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होता है। बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होता है। जो अनऑक्सीजेनिक है, यहां जो साइनोबैक्टीरिया आपको एग्जांपल लिख के दिया, ये ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म है। तो जो ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया हैं, ये ध्यान रखें आप, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। ऑक्सीजेनिक
photosynthetic organisms, oxygenic photosynthetic organisms. क्लियर? तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म का रेफरेंस ही एनसीईआरटी ने मेंशन करते हुए कहा, स्टेटमेंट को फिर से आप पढ़ लीजिए। देखिए बहुत क्लियरली यहां लिखा है, only green plants and cyanobacteria can prepare their own food by the process of photosynthesis. They trap light energy and convert it into chemical energy that is stored in the bonds of carbohydrates like glucose, sucrose and starch. तो स्टूडेंट्स ऐसा है, सिर्फ और सिर्फ ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑर्गेनिज्म हैं, ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया हैं, यही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप ध्यान रखें। सिर्फ यही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं करते यही ऑर्गेनिज्म, इनके अलावा भी आप ये कह सकते हैं जो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करता है, लेकिन यहां सिर्फ ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म को मेंशन किया। उसका रीजन था जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है उसको आप पढ़ रहे हैं और उसमें ऑक्सीजन के रोल को आप जानते हैं, इसलिए एनसीईआरटी ने सिर्फ ये लिखा है। हालांकि जो बैक्टीरिया है, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो बैक्टीरिया है वो फोटोसिंथेटिक है। बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होने के अलावा कीमोसिंथेटिक भी होता है या कीमो ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, तो ये भी अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर पाते हैं। ये इनकी भी डिपेंडेंसी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे नहीं आती। तो यहां जो फोटोसिंथेटिक लिखा है ये तो है अनऑक्सीजेनिक, ये स्टूडेंट्स हैं अनऑक्सीजेनिक, और जो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं या जो दूसरे बैक्टीरिया यहाँ लिखे गए हैं ये भी अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो आपके पास ग्रीन प्लांट्स भी हैं, साइनोबैक्टीरिया भी हैं, बैक्टीरिया जो अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेट्स हैं वो भी हैं, और बैक्टीरिया जो कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं वो भी हैं। तो ये सब बातें आप क्लियर रखें। उसके बाद ये कह रहा है कि यहां से जो ऑर्गेनिक मैटर बनाया जाता है, दिस ऑर्गेनिक मैटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, और ये जो कह रहा है इन द बॉन्ड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कार्बोहाइड्रेट्स देखिए स्टूडेंट्स आपको तीनों फॉर्म लिख के दी हैं। ग्लूकोज मैं इस बॉक्स में मेंशन कर रहा हूं। ग्लूकोज आप जानते हैं सिंपल शुगर फॉर्म है, मोनोसैकेराइड है। सुक्रोज आप जानते हैं डाइसैकेराइड है, एंड फ्रक्टोज आप जानते हैं, सॉरी स्टार्च आप जानते हैं पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। तो ये कह रहा है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में स्टोर कर ली जाती है। उसके बाद स्टूडेंट्स लिखा है, वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स और टिश्यू एंड ऑर्गन्स फोटोसिंथेसाइज। ग्रीन प्लांट्स में भी सारे पार्ट जो हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं करते हैं। ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट दैट आर मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। तो जो प्लांट्स में प्लांट ऑर्गन लीफ है उसमें सुपरफिशियल लेयर पर जो मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती हैं, क्योंकि देखिए डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होना जरूरी भी है। गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कह रहा है कि वो जो सेल्स जो ग्रीन प्लांट्स में जो सुपरफिशियल ऑर्गन है वहां जो प्रेजेंट होती हैं वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करती हैं, और उनकी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में जो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रही है। सारे सेल्स और टिश्यूज नहीं करते, तो प्लांट्स में नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स भी हैं। यहां लिखा है, hence even in green plants all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation. Hence food has to be translocated to all non-green plants या all non-green parts. Animals are heterotrophic, आप जैसा जानते हैं, and they obtain their food directly और इनडायरेक्टली। तो प्लांट से डायरेक्टली जो गेन कर रहे हैं उनको हर्बीवोर्स लिखा है, और जो इनडायरेक्टली गेन कर रहे हैं स्टूडेंट्स उसको कार्निवोर्स यहाँ लिखा गया है। तो अल्टीमेटली यहां इस मैटर से आपको एक बात इसने ये भी क्लियर करके दी है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो फूड मटेरियल आप इंटेक करते हैं या जो फूड मटेरियल जिसका इंटेक किया गया है उसका ऑक्सीडेशन यहाँ जो आप करते हैं, ये ऑब्टेन करने के लिए, ये ऑर्गेनिक मैटर ऑब्टेन करने के लिए सारे ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहना होता है। जो ऑर्गेनिज्म प्लांट से डायरेक्टली फूड मटेरियल गेन करती हैं, वेजिटेरियन हैं, उनको आप हर्बीवोर्स कहते हैं।
अल्टीमेटली डिपेंडेंसी किस पे आ रही है स्टूडेंट्स? प्लांट्स पर। तो यहां एक स्टेटमेंट मेंशन आप कर सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म्स depends on plants, for their requirement of food, for their requirement of फूड मटेरियल और फूड। अब ये जो फूड मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उनके लिए जो डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं या प्लांट्स जो है, इन प्लांट्स पर बाकी सारे ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी है। तो दो कैटेगरी आप यहां कह सकते हैं, एक आप कह सकते हैं डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं या डायरेक्ट डिपेंडेंसी है। ये जो ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स ये हैं हर्बीवोर्स, और जिनकी इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी है, इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी है, इन हर्बीवोर्स पर वो डिपेंड करते हैं और ये हर्बीवोर्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो जो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं ये हैं स्टूडेंट्स कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। क्लियर? फिर लिखा गया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रेस्पायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस कम्स फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया? तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है आप ये ध्यान रखें, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी या फोटोसिंथेसिस जो है, इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर एंटायर बायोस्फीयर को रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंटायर बायोस्फीयर को जो फूड सप्लाई मिलती है वो इस फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के कारण मिलती है। This chapter deals with the cellular respiration or the mechanism of the breakdown of food material within the cell to release energy and trapping of this energy for synthesis of ATP। तो देखिए ये जो प्रोसेस हो रही है रेस्पिरेशन की, इसको स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम ये कह सकते हैं हमारी जो सेल्स हैं वो रेस्पायर करती हैं। सेल्स रेस्पायर करती हैं मीन्स सेल्स के पास अपना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है, सेल्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को रिसीव करती हैं। जैसे आपने कहा मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ग्लूकोज, उसके बाद सेल्स इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को ऑक्सीडेशन में ले जाती हैं और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन जो है ये एक कंप्लीट रेस्पिरेटरी पाथवे को एस्टैब्लिश करता है। ठीक है? उसके बाद स्टूडेंट्स दे रखा है फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द क्लोरोप्लास्ट, जहां यूकैरियोटिक सेल्स को डिस्कस किया गया है, whereas the breakdown of complex molecule to yield the energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों का साइट में आपसे स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुका हूं, वहां से आप ये क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है the breaking of the carbon-carbon bonds of complex compounds through the oxidation within the cells leading to the release of the considerable amount of energy is called respiration। तो देखिए आप ये कह रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स जो है उनकी ब्रेकिंग है। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने अभी लिखे थे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की बात हम कर रहे हैं और इसमें आपने कहा सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपके पास है ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज के जो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की स्टूडेंट्स क्या है? ब्रेकिंग। और कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की जो ब्रेकिंग है उस ब्रेकिंग से एग्जैक्टली क्या किया जा रहा है? एनर्जी गेन की जा रही है, या फिर आप कह सकते हैं ब्रेकिंग से जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो परफॉर्म करवाया जा रहा है उससे एनर्जी ट्रैप की जा रही है और उस एनर्जी को यूज किया जा रहा है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। ठीक है? द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस आर नोन एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे तीनों रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में आपसे डिस्कस कर चुका हूं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। Usually, carbohydrates are oxidized to release energy, but proteins, fats, or even organic acids can be used as a respiratory substance in some plants। तो ये अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के फॉर्म में यूज होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज आप डिस्कस कर चुके हैं, जो मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल द एनर्जी कंटेंट in respiratory substrate is not released free into the cell or in a single step। तो ये भी देखिए स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि ये मल्टी स्टेप्ड एंजाइमेटिक प्रोसेस है।
It is released in a series of slow stepwise reactions controlled by the enzymes, and it is trapped as the chemical energy in the form of ATP. Hence, it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly but is used to synthesize ATP. तो आप क्लियर कर लें, ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आपको पता है कि जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ, जैसे आपने लिखा देखो ब्रेकिंग ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज हुई, दिस एनर्जी इज यूज्ड, मैंने अभी एक इक्वेशन में लिखा था 686 किलो कैलोरी एनर्जी, दिस एनर्जी इज यूज्ड और ट्रैप्ड टू सिंथेसाइज एटीपी. एटीपी जो यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी है बायोलॉजिकल सिस्टम की, उसको सिंथेसाइज करने के लिए इस एनर्जी का यूज किया जाता है. और ये मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं, एटीपी का जो सिंथेसिस है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी होता है, और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के साथ साथ ईटीएस लेवल का फॉस्फोराइलेशन भी वो परफॉर्म करवाया जाता है. तो ये आपके पास एनर्जी जो ट्रैप की गई उसका यूटिलाइजेशन और यूज रहा. फिर कह रहा है hence it is important to understand, ये हो गया स्टूडेंट्स. फिर कह रहा है hence ATP acts as the energy currency for the cell. This energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organism. ये जो ATP है ये ऑब्वियस है, यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी बायोलॉजिकल सिस्टम की कही जाती है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो बायोलॉजिकल सिस्टम की हैं स्टूडेंट्स, उनको कंप्लीट करवाने में, उनको परफॉर्म करवाने में इसका अपना रोल है. उसके बाद कह रहा है and the carbon skeleton produced during the respiration is used as the precursor for biosynthesis of other molecules in the cell. ये भी देखिए एक स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको ये कह रहा है जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से आपने कहा पायरुवेट बना, ये ग्लाइकोलाइसिस था, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है. अब कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा और वहां से एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होते हुए क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा. तो एक मेजर रेस्पिरेटरी पाथवे क्रेब्स साइकिल क्रिएट होगा. क्रेब्स साइकिल जो है वो भी मल्टी स्टेप्ड पाथवे है, 8 स्टेप्स मेजरली उसमें परफॉर्म करवाए जाते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है. तो यहां एनसीईआरटी ये कहती है कि जो कार्बन स्केलेटन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोड्यूस किया गया, कार्बन स्केलेटन मींस द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन. क्लियर? तो देखिए यहां इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर रहा हूं, काम की बात है ये आपके लिए. जो कार्बन स्केलेटन है, कार्बन स्केलेटन यहां जो इसने कहा है स्केलेटन, वो कह रहा है कार्बन स्केलेटन ड्यूरिंग कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन की एक्टिविटी है उसके दौरान कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस किया जाता है. तो कार्बन स्केलेटन का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए, तो आप ये कहेंगे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इन बिटवीन इंटरमीडिएट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स हैं. अब देखिए ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इंटरमीडिएट्स हैं इनका और भी यूज है. जैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंटरमीडिएट जो है उसको डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस के बायोसिंथेसिस में यूज किया जा सकता है. जैसे आप कहेंगे सक्सिनाइल कोएंजाइम, ठीक है. एक स्टूडेंट्स आपके पास यहां अल्फा कीटो ग्लूटारेट दे रखा है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड बनेगा यहां, अल्फा कीटो ग्लूटारेट. देखिए इसको क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है प्लांट्स में, ठीक है. और अल्फा कीटो ग्लूटारेट अगर आप देखें तो आप कहेंगे एमाइनो एसिड्स और उसके बाद एमाइड्स के फॉर्मेशन में इसका यूज है. तो ये एक बात क्लियर है स्टूडेंट्स कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बनाए जाते हैं, they also used as the precursor substances to biosynthesis of the different type of substances. Clear? इसीलिए एनसीईआरटी का स्टेटमेंट यहां है, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है the carbon skeleton produced during respiration is used as the precursor for the biosynthesis of other molecules in the cell. सेल में
अमाइनो एसिड्स बनाने थे तो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है दैट इज यूज्ड एज द प्रीकर्सर सब्सटेंस, ठीक है। आप ये कह रहे हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है दैट इज यूज्ड एज द प्रीकर्सर सब्सटेंस ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। तो ये डिफरेंट जो ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, इनका भी यूज किया जाता है या इनका स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली यूज होता है डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस में। तो ये सारा जो रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्टरी प्रोसेस था, इंट्रोडक्शन था, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। डू प्लांट्स ब्रीथ को मैं पहले क्लियर कर चुका हूं और अब नेक्स्ट लेक्चर 84 में मैं आपसे बात करूंगा जिसमें मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को हम शुरू करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और एटीएस। ये थॉरली हम सारा जो है वो डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। आप अगर देखें तो इस बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आया क्रेब्स साइकिल से। जो क्रेब्स साइकिल है उसमें सिंगल एक स्टेप होता है जिसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन परफॉर्म करवाया जाता है उससे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 83 में आपने मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा, इसके अलावा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन को हमने डिस्कस किया और एनसीईआरटी हमने थॉरोली रीड आउट करते हुए हर एक स्टेटमेंट को क्लियर किया है। एंजॉय द फिजियोलॉजी, थैंक यू।